साल 2023-24 में भारतीय रेलवेज का शानदार प्रदर्शन रहा है। इस अवधि में न केवल रेलवेज की आमदनी का एक नया रिकॉर्ड बना, बल्कि सुविधाओं के नजरिए से भी यह साल काफी बेहतरीन साबित हुआ है। आइए देखते हैं। भारतीय रेलवेज की सफलता के नए कीर्तिमान बनाने का सफर लगातार जारी है। एक और भारतीय रेल मेक इन इंडिया पर फोकस के साथ साथ यात्रियों की ईज ऑफ ट्रेवलिंग पर लगातार सुधार कर रहा है, तो दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी फोकस साफ नजर आता है। साल 2023-24 में रेलवेज की कुल कमाई 2,56,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। बीते वित्त वर्ष के दौरान 1,591 मिलियन टन माल ढुलाई का भी नया रिकॉर्ड बना। रेलवेज ने अपनी माल ढुलाई और आमदनी के संशोधित अनुमान को भी पार कर लिया है। हर दिन 14.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ और साल भर में 7,188 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। साथ ही नए ट्रैक्स और मौजूदा ट्रैक के दोहरीकरण का भी आंकड़ा 3,500 किलोमीटर पर पहुंच गया। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय रेलवे की इन उपलब्धियों पर लिखा है, भारतीय रेलवे तेज विकास के पथ पर। आगे जाते हुए रेलवे का फोकस अब वंदे भारत के स्लीपर कोच के विकास पर है। साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों और जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क बेहतर करने पर भी फोकस नजर आएगा। साल 2024-25 के अंतरिम बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो बीते साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। इस रकम से रेलवे के 3 नए कॉरिडोर्स और 40,000 पुराने डिब्बों को वंदे भारत ट्रेन के सुविधाजनक कोच में बदला जाएगा। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी, जो कि उपकुलपति हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के। इस खास प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए। बधाई आपको, आपके रेलवेज परिवार को कि इतना शानदार साल रहा, न केवल आमदनी के लिहाज से बल्कि सुविधाओं के भी लिहाज से। इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा बदलाव आया कि लगातार हम देख रहे हैं 2022 के बाद बजट भी बढ़ रहा है और सरकार का फोकस भी? मेन चीज है कि एक फोकस और क्लियर डायरेक्शन के साथ में जब चीजें इंप्लीमेंट की जाए, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी नीयत भी साफ है और हमारे काम करने का तरीका और विजन भी बिल्कुल क्लियर है। जब विजन क्लियर है और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी के अनुसार ही चले तो रिजल्ट तो अपने आप आते हैं। और जैसा कि पिछले 5-7-10 वर्षों में हमने देखने को मिला है कि रेलवे बहुत तेजी से प्रगति के दौर पे गुजरा है और तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है कि हमने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी किया है। हमने नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक क्लियर फोकस के साथ में, क्लियर प्रायोरिटीज के साथ में आगे बढ़े हैं। जैसे रेलवेज की प्रायोरिटी हम सभी को मालूम है कि पैसेंजर्स के लिए कन्वीनियंस हो, सेफ्टी हो और माल ढुलाई में ज्यादा से ज्यादा रेलवे का योगदान हो, उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने हो, रेलवे स्टेशन का विकास हो, हमारे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए ट्रैक लेंथ बिछाए जाए। तो हर एक जो भी मीट्रिक हम लोगों ने रेलवे मंत्रालय ने बनाई है, जैसा कि हम सभी लोग भारतीय उस पर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस तय किए हुए लक्ष्य को हासिल भी कर रहे हैं और तेजी से उसके एक्सीड भी कर रहे हैं। तो ये पूरे नए भारत का एक पहचान है कि आज नया भारत अपने टारगेट और गोल भी खुद तय करता है और अपनी पोजीशन को क्लियरली एडवोकेट भी करता है, एडवांस भी करता है। सर, अगर हम थोड़ा सा फोकस की बात करें तो आपने कहा कि हम मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हम जो कोचेज़ हैं या रोलिंग स्टॉक्स हैं उसका निर्माण स्वयं भारत में कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कोचेज़ का एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का हमने देखा कि बजट रोलिंग स्टॉक के लिए तय किया गया इंटरिम बजट में। इससे और तेज़ी मिलने की उम्मीद है। तो ये कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर के? और अगर हम ग्लोबली, चूंकि आपका एक्सपोजर काफ़ी ग्लोबल है, ग्लोबली अगर हम compete करने की कोशिश करें तो हमारे रोलिंग स्टॉक्स जो हम बना रहे हैं वो कैसे कंपेयर करते हैं आप बाकी देशों से? क्योंकि अभी हम नई टेक्नोलॉजी पे सभी जगह फोकस कर रहे हैं। अगर हम भारत के करंट स्टेटस को ही देखें तो करीबन हमारे पास में करीबन 15,000 लोकोमोटिव हैं, करीबन 85,000 कोचेज हैं, करीबन 3.5 लाख वैगन हैं। तो हम जिस तरह से कोचेज, जो कि आपने बताया कि पुराने कोचेज की टेक्नोलॉजी के बजाय नए कोचेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अगर हम 100% बढ़े हैं तो उस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो भारत के अंदर में जो हम लोकोमोटिव्स बना रहे हैं, जो भी रोलिंग स्टॉक्स हम लोग इस समय बना रहे हैं, we are very confident that we will actually become a country that exports many of these things to another countries. दूसरी बात यह है सर कि जब हम
पैसेंजर एमिनिटीज की बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन का, जिसमें हम माल ढुलाई से ज़्यादा पैसे कमाते हैं और यात्रियों को सुविधा देने का प्रयास करते हैं। अब जो फोकस नज़र आ रहा है ये ट्रेंड कैसा है? इकोनॉमिक्स क्या ये एक अच्छी इकोनॉमिक्स है इस तरह के चीज़ें करना, या फिर आप देख रहे हैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है आगे जाते हुए? भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत का फोकस हमेशा से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ रहा है। इस सरकार का अगर आप देखें तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो हमें न सिर्फ हमारे टॉप ऑफ द क्लास सिटीजन्स हैं उनका ध्यान रखना है, हमें भारत की उस पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है जिनके लिए रेलवे एकमात्र माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो अगर हम समावेशी सामंजस्य सोच बनाकर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह आगे बढ़े तो सरकार का इस फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम माल ढुलाई के अंदर में रेलवे के परसेंटेज शेयर को हम आगे बढ़ाएं, जो 27-28% हम किस तरह से उसको आने वाले 6-7 साल में उसको 45% तक बढ़ाएं ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो, पर साथ साथ हमें अपनी इंटायर पॉपुलेशन का ध्यान भी रखना है। तो भारत सरकार की जो सोच रही है, जो हमने सारे क्षेत्रों में देखा है, सिर्फ रेलवे में ही सारे क्षेत्रों में देखा है कि किस तरह आखिर से आखिर भीड़ में खड़े इंसान को भी हम साथ लेके आगे चले और एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ करके आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये एक सही तरीका है 140 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ाने का, और विकसित भारत के निर्माण में हम सभी भारतीयों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी को साथ लेके चलने का सरकार का जो तरीका है, मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका है। और सर, ये जो इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जो आयाम हैं, जो हम एक अप्रोच देख रहे हैं कि रेल के साथ रोड नेटवर्क को कनेक्ट करना, पोर्ट को कनेक्ट करना, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये जो अप्रोच है उसको किस तरह से आगे ले जाने की ज़रूरत है? और जिस तरह से आपने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने की उम्मीद है, तो उसमें रेलवेज का योगदान आप किस तरह से देखते हैं? तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जो कुछ चीजें होती है, जैसे एक होता है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका काफी बड़ा योगदान होता है। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो करीबन रेलवे और वाटरवे सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स है। सामान को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए रेलवे और वाटरवे सबसे चीप है। इन कंपैरिजन रोड के थ्रू अगर हम लेते जाते हैं करीबन 2.5 गुना ज्यादा कॉस्ट आता है। तो सीधी साधी अगर आम भाषा में हम सोचें तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सामान अगर हम रेलवे के थ्रू ले जा सके तो नेचुरली जो है कॉस्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की, माल ढुलाई की कम होगी। और उसको हम करने के लिए, जैसे कि पूरे माल ढुलाई के क्षेत्र में भारतीय रेलवे का करीबन 27% शेयर था, उसको हम तेजी से जो मिशन 2030 के अंतर्गत आगे बढ़ा के प्लान में 45% तक पहुंचाने के लिए 3 या 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना, जैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत तेजी से प्रगति पे है और कंप्लीट होने ही वाला है। तो एक चीज हुआ ये। दूसरा हुआ कि हम लोग क्या चीज है जो ढुलाई कर रहे हैं, जैसे हम कोल कर रहे हैं, जैसे हम सीमेंट कर रहे हैं, हम मिनरल्स कर रहे हैं। तो जहां पे वो चीज जहां से जानी चाहिए उसके नियरेस्ट जगह से हम लोग उसको कैसे ढुलाई करके जहां पे जरूरत पड़े वहां ले जा सके। तो इसलिए जो आपने बात कही कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी हो गया। जैसे समुद्री मार्ग से मान लो कोई सामान भारत में अंदर आया, तो अंदर जब समुद्री मार्ग में किसी पोर्ट पे आया तो वहां से जहां पे जरूरत है उसको ले जाने के लिए हमें पोर्ट के आसपास में हाईवे भी होना चाहिए, पोर्ट के बिल्कुल नजदीक में अंदर में रेलवे स्टेशन भी होना चाहिए, रेलवे नेटवर्क भी होना चाहिए, ताकि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुगमता से और सरलता से और तेजी से पहुंचा सके। तो इसके लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की जो थॉट प्रोसेस है वो भी यही है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को इंकरेज किया जाए। तीसरी चीज जो इस अंतरिम बजट में भी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि हम लोग रेल सागर परियोजना के थ्रू कैसे रेलवेज को पोर्ट से जोड़ रहे हैं, किस तरह से हम तीन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं जिसमें मिनरल्स, एनर्जी और सीमेंट के लिए अलग अलग तरीके से काम हो। तो अगर हम इन तीनों चीजों को देखें मिला के, तो रेलवे एक फोकस के थ्रू, एक स्ट्रेटेजी के तहत ज्यादा से ज्यादा सामान जो कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो सबसे ज्यादा शेयर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एज पर स्ट्रेटेजी काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा तीसरी चीज, अगर हमें डेडिकेटेड फ्रेट के लिए ट्रेन चलानी है और हमें भी पता है माल ढुलाई के लिए हमें ज्यादा वजनदार ट्रेन चाहिए होती है, तो हमारे ट्रैक भी उस लोड बीयरिंग कैपेसिटी के हों। जैसे 25 टन कैपेसिटी के लिए आजकल हम ट्रैक को किस तरह से बिछा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान ट्रैक के ऊपर कैरी किया जा सके। तो सब चीजों के अंदर, भले ट्रैक में हो, भले फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने से हो, भले
भले इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हो, भले गति शक्ति टर्मिनल्स, हम जो कार्गो टर्मिनल्स बना रहे हैं उसके थ्रू हो, तो सारी एक स्ट्रेटेजी के तहत यूनिडायरेक्शनल एक अप्रोच हम जो लगा रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल व्यू लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक कॉन्सेप्ट आता है रेलवेज में ऑपरेटिंग रेशियो का, कहा जाता है कि आप ₹1 कमाने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, वो एक पैमाना होता है कितनी एफिशिएंसी है रेलवेज में। 98 के आसपास मेरे ख्याल से, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चल रहा है ये ऑपरेटिंग रेशियो। एक वक्त में ये 100 से ऊपर हो गया था। आइडियल ऑपरेटिंग रेशियो क्या होना चाहिए भारतीय रेलवे के लिए? इमर्जिंग इकॉनमी जिस तरह से हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये कंसर्न है या फिर एफिशिएंसी के लिहाज से हमारा डायरेक्शन सही है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, रेलवे नहीं, अगर आप देखें किसी भी कंपनी का, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन मांगे, कंपनी के 2 फेज होते हैं। एक होता है ग्रोथ फेज। जब हम ग्रोथ फेज के अंदर में होते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि हम किस तरह अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करें, किस तरह अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। जैसे इस साल ही अगर हम देखें तो हम लोगों ने करीबन 648 करोड़ भारतीय लोगों ने रेल का सफर किया है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट करीबन 50 करोड़ ज्यादा है। तो जब हम स्केल को बढ़ा रहे होते हैं, जब हम ऑपरेशंस को बढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा पहला फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए। एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हर समय ध्यान में रखनी है, बट हम पहले ही दिन से सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का अगर फोकस करेंगे तो हमारा ग्रोथ कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर। तो हमें ग्रोथ और एफिशिएंसी दोनों को साथ में रख के आगे बढ़ना है। प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और हम लोग बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि एक रेलवेज़ पे हर दिन हम लोग एक ऑस्ट्रेलिया सफ़र करता है, और इतना बड़ा नेटवर्क है, शायद दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में शामिल है भारतीय रेलवेज़, और इसकी प्रगति देश की प्रगति के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इकॉनमी टुडे में वक्त देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। RBI की पॉलिसी, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मॉनिटरी